So now we are coming on to the overview of a cell. What does it mean कि overview of a cell? Overview का मतलब होता है कि when we have to study the cell, तो हम सेल के क्या क्या चीजें देखेंगे, है ना, क्या क्या चीज देखेंगे. तो सबसे पहले चीज है कि सेल को अगर हमें स्टडी करनी है तो वी हैव टू सी इट अंडर माइक्रोस्कोप. हमें उसको किसके अंदर देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा. अब सिंपल सी चीज है बेटा कि अगर कोई सेल प्लांट सेल है, if the cell is plant cell, so then the outermost layer, है ना, then the outermost layer is the cell wall. तो आपको सबसे फर्स्ट जो लाइन लिखनी है बेटा, ओवरव्यू ऑफ सेल लिखकर है, डेफिनेट हेडिंग. उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, all the plant cells have cell wall as their THEIR as their outermost layer. Next point लिखो, just below the cell wall, they have cell membrane. Next point. मैम रिपीट करना. Second point, just below the cell wall, they have मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैंने एक बार रिपीट कर दो. just below the cell wall, they have cell membrane. ओके. अब बेटा अगर अपन एनिमल सेल पर आते हैं तो द एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन. तो अगर इफ वी टेक द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन विल बी द सेल outermost layer will be the cell membrane. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, in animal cells, the outermost layer is cell membrane. मैम आप इस ठीक है. हाँ, ओके. तो ये तो हो गया बेटा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी जो लिमिट करता है कि यहाँ तक केवल सेल है. अब उसके बाद में आता है कि व्हाट इज द थिंग प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या चीजें प्रेजेंट होती है. तो सिंपली अगर अपन देखें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो सबसे फर्स्ट चीज होती है दैट इज, हम कहें कि ये सेल है. वन इज द यूनिट मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो उसे लिमिट करती है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म. तो हम ये कह सकते हैं द साइटोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस जो सेमी फ्लूइड इन नेचर होता है. तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है बेटा, सेमी फ्लूइड इन नेचर, एंड इन दिस साइटोप्लाज्म वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. ठीक है. साइटोप्लाज्म में वेरियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा अगर मैं सिंपली कहती हूँ कि सेल में सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, वन मोर थिंग इज आल्सो देयर एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. What it is called as nucleus. Cell membrane, cytoplasm, and inside the cytoplasm the nucleus is present. Simply अगर अपन ये कहें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, that is called as
न्यूक्लियोप्लास्ट। तो कभी कभी एक वर्ड आता है बेटा प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम साइटोप्लाज्म या हाउ इट इज डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक्चुअली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म और साथ में उसके अंदर जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है कंबाइंडली इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोप्लाज्म इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड इट्स सेल ऑर्गेनल as well as the nucleus. But when we are talking about the cytoplasm only it means हम उन सेल के अंदर उन सारी चीजों की बात करेंगे एक्सेप्ट न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजों की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही आएंगे। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, ईच सेल हैव semi-fluid, each cell have semi-fluid ground substance called as cytoplasm. It is present in next point. It is present in both prokaryote. It is present in both prokaryote and eukaryote. It is present both in prokaryote, P-R-O-K-A-R-Y-O-T-E and E-U-K-A-R-Y-O-T, eukaryote. Next point लिखो बेटा, cytoplasm is the main M-A-I-N. Cytoplasm is the main, बुक में बेटा एक वर्ड है एरेना, A-R-E-N-A। एरेना का क्या मीनिंग होता है बेटा? एरेना का मीनिंग होता है, मैम एक बार फिर से बोलना। हाँ बताती हूँ बेटा। साइटोप्लाज्म इज द, अभी पूरा बोला नहीं है मैंने, एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड है एरेना, है ना। तो एरेना का क्या मीनिंग होता है बेटा? सिंपली अगर हम लोग देखें तो एरेना का मीनिंग होता है द प्लेस, है ना, A-R-E-N-A। एरेना मीन्स द प्लेस वेयर ऑल द एक्टिविटीज गोज ऑन। ये मैं समझा रही हूँ, लिखना नहीं है, जिधर सारी एक्टिविटीज होती है। जैसे अगर मान लो हमारा स्कूल में प्लेग्राउंड है तो वहां पे सारे गेम्स हो रहे हैं तो वो एक स्पोर्ट्स एरेना हो गया, क्योंकि स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही है? प्लेग्राउंड में। तो हम कहेंगे स्पोर्ट्स एरेना। यूजुअली स्टेडियम होता है, दैट इज व्हाट, स्पोर्ट्स एरेना, क्योंकि वहां पे ही गेम्स खेले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दे रखा है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना वेयर ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो एरेना का मीनिंग समझ में आ गया बेटा। हम, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो मैं उसको सिंप्लीफाइड ये लिख सकती हूँ, द साइटोप्लाज्म इज द मेन प्लेस, है ना। लेकिन आपको ये वर्ड याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्वेश्चन आ सकता है, which is the main arena where all the cytoplasmic activities takes place। तब आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एरेना का क्या मीनिंग होता है। तो एरेना मतलब वो प्लेस जहाँ पे कुछ कोई एक्टिविटीज कैरिड आउट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना, A-R-E-N-A, अरेना, ब्रैकेट में लिखो प्लेस, प्लेस where all the cellular activities, where all the cellular activities are carried out, all the cellular activities are carried out।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, पॉइंट अभी लिखो मत, मैं समझा देती हूँ। तो पहली चीज तो हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन है जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, यानी कि उसकी डिमार्केशन करती है कि यहाँ तक सेल प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म में मेन एरेना है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज प्रेजेंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज प्रेजेंट होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, वो होते हैं बेटा सेल ऑर्गेन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे अभी, दैट इज अबाउट द सेल ऑर्गेन। तो सिंपली सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा? कई लोग और कई टीचर्स इसको सेल ऑर्गेनली, ई आ जाता है पीछे इसलिए ई वर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि सेल ऑर्गेनली। नहीं बेटा, ये सेल ऑर्गेनली वर्ड प्रोनाउंस नहीं होता है, ये होता है सेल ऑर्गेनल। ओके, एल तक आके चुप हो जाना है, ई साइलेंट है। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, these are the organelles which are present in the cytoplasm and perform various functions। यानी अलग अलग फंक्शंस करने के लिए सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब सेल का अपना खुद का भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग होता है कि द वर्क इज डिवाइडेड, वर्क को डिवाइड कर दिया गया है। तो सिंपली अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, या हम सिंपली पहले उसको डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज। तो सेल ऑर्गेनल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला, द सेल ऑर्गेनल बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। एक तो वो सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दूसरा वो सेल ऑर्गेनल नॉट बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, जो यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन को भी फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। कि ये सेल ऑर्गेनल केवल एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड रहेंगे, ये सेल ऑर्गेनल डबल लेयर से बाउंडेड रहेंगे। और ये वाले सेल ऑर्गेनल के, हाँ ये बनाना है मैम, ये हाँ मैं टाइम दूंगी, बना लेना, अभी पहले समझ लो। और ये जो ऑर्गेनल है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी यूनिट मेम्ब्रेन, ये किसी भी यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं। तो सिंपली अगर अपन इनका एग्जांपल लेते हैं सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो उसमें आते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 9th क्लास में आप लोग कर चुके हो, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी एंड सो ऑन। ये सारे होते हैं विच आर बाउंडेड बाय द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी आएगा बेटा, एनिमल सेल है तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज द क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज आल्सो डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये 3 एग्जांपल है डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स का। अब आता है नॉट बाउंडेड बाय एनी यूनिट मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड ही नहीं है। तो इसका एक ही एग्जांपल आता है, दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। ओके, तो ये हो गए बेटा सेल ऑर्गेनल के वेरियस टाइप। नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। इसको लिखते हैं बेटा। तो ये मैंने आपको बताया कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। तो नेक्स्ट चीज जो आता है बेटा, वो ये आता है कि सेल्स 2 टाइप की होती है। ये हमने बहुत बिगनिंग में 9th क्लास के बिगनिंग में ये करा था
The cells are of two types. One is the prokaryotic cell, and second is eukaryotic cell. ना प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किस बेसिस पर डिवाइड करा है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम उसको यूकैरियोट कहेंगे बेटा. अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हम उसको प्रोकैरियोट कहेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या बताना है बेटा? देखो सिंपल सी चीज है. हम कहते हैं न्यूक्लियस इज द हेड ऑफ द सेल. सारी सेल की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. अब अगर मान लो किसी सेल के पास अपना हेड ऑफिस ही नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो फिर बाकी सेल ऑर्गेनल तो हो ही नहीं सकता, है ना. अगर मान लो कोई स्कूल है और उसमें प्रिंसिपल का ऑफिस नहीं हो तो बच्चों के बैठने के लिए तो कहाँ से कमरे आ जाएंगे? सबसे पहले कोई भी स्कूल बनता है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी होता है, तो सबसे पहले वो ऑफिस बनाते हैं, क्लासरूम बाद में बनाते हैं. क्योंकि पहले कोई भी पेरेंट अगर एडमिशन करवाने आएगा तो ऑफिस में ही आएगा, क्लासरूम में कोई नहीं आएगा. तो कहने का मीनिंग जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेल ऑर्गेनल होने के चांसेस ही नहीं. तो मैं सिंपली कहूँ कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर टोटली एब्सेंट. एक भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता. केवल कौन प्रेजेंट होता है? द सेल ऑर्गेनल विच इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. यानी जो यूं ही जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल में क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बिठा देते हैं ना बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, टीचर्स भी वहीं बैठ जाती है चेयर डाल के, एक बोर्ड लगा देते हैं वैसा स्टैंड वाला, और अधिकतर तो बोर्ड भी नहीं लगाते, वो उनको ओरल ही पढ़ाते रहते, पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में. तो खैर ऐसा नहीं है कि हर गवर्नमेंट स्कूल का यही हाल है. कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आल्सो. इट इज डिपेंड टोटली ऑन द टीचर्स कि अगर टीचर के मन में है पढ़ाने का तो बेटा वो कहीं भी पढ़ाएगा. खैर हम उसके ऊपर नहीं जाते. तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल तो सारे एब्सेंट है, लेकिन मेम्ब्रेन से जो बाउंड नहीं रहता, नॉट बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, वो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. ऑन द बेसिस ऑफ the presence or absence of well organized nucleus, the cells can be of two types. Cells can be of two types. उसमें फर्स्ट लिखो प्रोकैरियोटिक सेल, PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक सेल्स. डैश लगा के लिखो. These cells does not have well organized nucleus. These cells do not have, does ही आएगा singular, does not have well organized nucleus. Next point. In these cells, second point, in these cells, membrane bounded cell organel are absent. Membrane bounded cell organelles are absent.
Next point. Only ribosome is present. Only ribosome is present ब्रैकेट में लिखो 70s. Only ribosome is present. राइबोसोम के ब्रैकेट में लिखो 70s is present, which is not bounded by any unit membrane. Which is not bounded by any unit membrane. Next point लिखो बेटा. यूकैरियोटिक सेल. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो. These cells have eukaryotic nucleus. Oh, sorry. These cells have well-organized nucleus. These cells have well-organized nucleus. And all the cell organelles. All the cell organelle that is membrane bounded and the organelle which are not bounded by membrane bounded and the organelle which are not bounded by membrane are present. ये तो हो गए बेटा अपने सेल के टाइप और उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी कम ऑन टू दैट कि सेल का शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. द शेप साइज एंड स्ट्रक्चर are different in different cells. Are different in different cells. For example, बेटा माइकोप्लाज्म जो होता है पहले लिख लेना. पहले सुन लो बच्चा. माइकोप्लाज्म होता है इट इज कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट. इसको सबसे स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर किया जाता है और इसका साइज हार्डली 3 माइक्रोन मीटर होता है. ठीक है. हमने आरबीसीज का साइज करा था बेटा. आरबीसीज का साइज हम लोगों ने बताया था कि 7 माइक्रोन मीटर होता है और इसका साइज उससे बहुत कम, नॉट 3 ओनली, इट इज 0.3 माइक्रोन मीटर, यानी लेस देन 1 माइक्रोन मीटर. यानी आरबीसी के कंपैरिजन में हम कहते हैं आरबीसी स्मॉलर है. आरबीसी के कंपैरिजन में और भी बहुत ही स्मॉलर साइज के सेल है. तो द स्मॉलेस्ट साइज इज द माइकोप्लाज्म. ठीक है. आरबीसी का साइज कितना होता है? दैट इज 7 माइक्रोन. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. द माइकोप्लाज्म हैव the mycoplasm is the smallest cell. Second point लिखो बेटा. The ribosomes, the RBCs are about 7 micron meter in diameter.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ द बैक्टीरिया may be 3 micron meter to 5 micron meter. The size of the bacteria, the size of the bacteria from 3 micron meter to 5 micron meter. सब्जेक्टिव पेपर जो आपने भेजा उसको नहीं चाहिए सर, जो आपने सब्जेक्टिव पेपर भेजा उसको नहीं चाहिए। बैक्टीरिया का साइज हमने लिख लिया 3 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन मीटर। उसके बाद में लिखो द सिंगल लार्जेस्ट सेल, द सिंगल लार्जेस्ट सेल इज द egg of an ostrich. The single largest cell. Egg of ostrich. Ostrich आपको पता है ना बेटा, फ्लाइटलेस बर्ड होता है, बड़ा सारा होता है, तो वो ऑस्ट्रिच का जो एग है उसको कंसीडर करा जाता है सिंगल लार्जेस्ट सेल। ये तो हो गया बेटा डायमीटर के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज कि लेंथ के हिसाब से कौन सी लॉन्गेस्ट हो सकती है। ये तो हमने साइज लिया है डायमीटर के हिसाब से। लॉन्गेस्ट तो नर्व सेल्स जो होती है हमारी, दे में रीचेज अप टू द 1 मीटर ऑल्सो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल। चार्जर के पीछे पड़ रही है। हाँ मेरा काम। The nerve cells are the longest cell. ओके बेटा, तो ये हो गए। नेक्स्ट लिखो, the shape of the cells, the shape of the cells may vary, may vary, V-A-R-Y, V-E-R-Y नहीं बेटा, V-A-R-Y, vary का मतलब होता है डिफर, V-A-R-Y, vary means डिफर, डिफरेंट डिफरेंट। तो जो शेप है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने पढ़ा था स्मूथ मसल सेल्स जो होती है वो स्पिंडल शेप की होती है बेटा। इसके अलावा क्यूबॉइडल जो होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल शेप में होती है। कॉलुमिनर एपिथेलियम जो होती है वो लॉन्ग